16 महाजनपदों में से देखा जाएगा तो अधिकांश महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो रिवर है यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे पास अंग, मत्स्य, पंचाल और कौशल। तो हम 12 महाजनपदों के बारे में समझ चुके हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग 4 महाजनपद और हैं। इसमें एक है अंग। अंग महाजनपद आज के बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है और ये मगध में शामिल होने वाला पहला जनपद था। मगध का भाग था ये, बाद में जाकर के मगध का ये भाग हुआ। यानी मगध ने जब एक्सपेंशन किया तो अंग पर कब्जा किया सबसे पहले, है ना, अंग पर कब्जा किया। और उसके बाद आता है मत्स्य। मत्स्य जो महाजनपद है इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में, जो आज के यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है मत्स्य, ठीक है। और इसकी कैपिटल थी विराट नगरी। ये मतलब हाथियों को पाले जाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था, यहाँ हाथी बहुत बड़ी संख्या में पाले जाते थे। नेक्स्ट महाजनपद है जिसका नाम है पंचाल। पंचाल अगर हम बात करेंगे तो आज का ये राजस्थान का क्षेत्र है। तो आज का ये राजस्थान का क्षेत्र है पंचाल, जिसकी राजधानी थी छत्रपति या काम्पिल। ये उत्तरी राजधानी थी और ये दक्षिणी यानी साउथ की राजधानी थी। तो पंचाल राजस्थान में स्थित महाजनपद है, यानी ये कह सकते हैं कि वहाँ स्थित एकमात्र जनपद है राजस्थान में स्थित। महाराष्ट्र में भी एक ही जनपद है, लेकिन राजस्थान में भी एक जनपद था जहाँ पर शासन चलते थे, एक महाजनपद हुआ करता था। अब आता है कौशल का क्षेत्र। कौशल के क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आज के यूपी में स्थित है, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये यूपी का रीजन था। It was famous particularly for the period of Lord Buddha. During Lord Buddha, the maximum sermons were delivered at this region of Kaushala. तो इस कौशल के रीजन में सबसे ज़्यादा डिस्कस किए गए थे, डिलीवर किए गए थे बुद्धा के द्वारा दिए गए प्रवचन। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। बुद्धा जब अपनी यात्रा पे थे तो अलग अलग यात्राओं पर बुद्धा ने अपने अलग अलग श्रवण उपदेश दिए थे। तो मैक्सिमम उपदेश और द sermon of Lord Buddha were delivered at the region Shravasti. श्रावस्ती was the capital of कौशल प्रदेश। कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो इट वाज फेमस फॉर बुद्धाज sermon, बुद्धाज sermon, बुद्धा के sermon के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रीजन था ये। तो ये कौशल हमारे 16 महाजनपद हुए। इन 16 महाजनपदों में से केवल आपको ये याद रखना है कि कौन सा महाजनपद कौन से राज्य में स्थित था और कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। तो कौन सा महाजनपद किस रीजन में प्रसिद्ध था, किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कोई महाजनपद के किनारे कोई नदी है तो उस नदी के बारे में, रिवर के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ये किस रीजन था। इससे ज़्यादा डेप्थ में इस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको चीज़ें बहुत ज़्यादा पता होती हैं तो कम याद रखने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से हम महाजनपदों की एक लिस्ट बना करके उसको याद कर सकते हैं और मैप पर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कौन से स्टेट में है, कौन कौन से स्टेट में ये फैले हुए हैं। तो कौन कौन से स्टेट में महाजनपद है? राजस्थान में महाजनपद है, उत्तर प्रदेश में महाजनपद है सबसे बड़ी संख्या में, बिहार में आज के में महाजनपद हैं, वहाँ भी महाजनपद हैं। भारत से बाहर 2 महाजनपद हैं, कम्बोज और हटक, कम्बोज और गंधार 2 महाजनपद हैं। इसके अलावा सबसे दक्षिणी महाजनपद की अगर हम बात करेंगे तो सबसे दक्षिणी महाजनपद हमारे पास कौन सा था? अस्मक, जो गोदावरी नदी किनारे है। पूर्व की बात करेंगे तो वहाँ पर अंग और मगध सबसे फेमस महाजनपद थे। अब इन महाजनपदों में अलग अलग राजा शासन करते थे। इन महाजनपदों में तो निश्चित ही हर राजा के मन में अलग प्रकार की भावनाएं आती थी कि वो अपने राज्य को शक्तिशाली बनाए, पावरफुल बनाए। तो जब राजाओं ने अपने राज्य को पावरफुल बनाने के लिए एक्सपेंशन करना शुरू किया, द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट 16 महाजनपद एंड इट्स किंग
ब्रॉट द राइज ऑफ मगध। इसके बाद ही मगध का जो राइज है वो हुआ। मगध का राइज मतलब है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक मगध था, उस मगध का क्या हो गया, एक्सप्लोरेशन, वो एक्सप्लोर कर गया, मगध बहुत पावरफुल हो गया और उसका एरिया धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो गया, मगध का एरिया। समझ पाए? तो ये उस समय का सबसे प्रसिद्ध था मगध। अब हम जो 16 महाजनपद हैं उसमें उसके बाद हम लोग पढ़ते गए राइज ऑफ मगध, मगध का राइज कैसे हुआ, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। पहले जैसा कि हमने पढ़ा है कि पहले जनपद थे जिनकी संख्या 100 से भी ज़्यादा थी, फिर वो 16 महाजनपद हो गए। उन 16 महाजनपदों के बाद उनमें से एक महाजनपद था मगध, और उस मगध में शासन करते थे बिंबिसार, है ना। तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि ये हुआ महाजनपद काल का हिस्सा और यहाँ पर है मगध। तो मगध धीरे धीरे करके बड़ा होगा, कैसे होगा देखते हैं। मगध, मगध, एक मगध, दो मगध, तीन मगध, चार मगध, ठीक। और अब यहाँ पे देखते हैं मगध के बारे में। पहले मगध 16 महाजनपदों में से एक था, छोटा सा मगध था, और यही ये कौन से पीरियड में है, महाजनपद काल में। महाजनपद काल में मगध 16 महाजनपदों में से एक है। इस महाजनपद काल के बाद यहाँ पर आता है हर्यक वंश का शासन, हर्यक डायनेस्टी का शासन। उस समय मगध का हो जाता है विस्तार, मगध बड़ा हो जाता है, तो मगध इससे तुलना में बड़ा हो गया। हर्यक वंश के बाद आता है यहाँ पर पावरफुल नंद वंश का शासन, नंद वंश का शासन। उस समय तक मगध का और अधिक विस्तार होने लगता है, मगध और बड़ा हो गया। और नंद के बाद आते हैं पावरफुल मौर्य वंश के शासन में। मौर्य वंश के शासन में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की बात करेंगे तो मगध का इन्होंने विस्तार किया है भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर। ये चंद्रगुप्त मौर्य का यानी मौर्य वंश का मगध है। अब मौर्य वंश का मगध मतलब लगभग भारत का पूरा हिस्सा कवर करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये मगध नहीं पूरे भारत का ही सम्राट है। इस पहले व्यक्ति मगध में इतने बड़े क्षेत्र का शासक होता था, मगध का राजा। फिर मगध का राजा इस रीजन का शासक होने लगा, फिर मगध का राजा इस रीजन का शासक होने लगा, और एक टाइम ऐसा आया कि मगध का विस्तार संपूर्ण उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक फैल गया। तो इसको कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, द राइज ऑफ मगध। हाउ डिड मगध केम इन पावर। जो मगध पहले बहुत छोटा सा था बिहार के आसपास 16 महाजनपदों के काल में, जब वहाँ हर्यक वंश का शासन आया तो वो थोड़ा सा फैला मगध, और उसके बाद कुछ समय के लिए शिशुनाग वंश के लोग आए थे, तब भी मगध उतना ही लगभग रहा। नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया और मगध बहुत पावरफुल हो गया। मौर्यों ने आकर के इसको एक्सट्रीमली संपूर्ण उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक फैला दिया, particularly during the Chandragupta Maurya and Ashoka. Chandragupta Maurya and Ashoka had been most powerful and popular kings in this dynasty of Mauryan. तो मौर्यन डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर रहे उनके टाइम पर मगध का। तो अगर ऑप्शन आता है कि इनमें से किस काल में मगध सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था, तो आपको टिक करना है इन सभी 4 डायनेस्टियों में से। आइदर यू विल हैव द ऑप्शन अबाउट महाजनपद पीरियड, हर्यका डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी एंड मौर्यन डायनेस्टी। So you are going to be tick during Mauryan dynasty the Magad was extremely powerful and it was found in biggest region. मगध एक्सट्रीमली पावरफुल था और लगभग बहुत बड़े रीजन्स में फैला हुआ था। ठीक है, अब मगध के फैलने की कहानी को हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे समझेंगे। देखिए, मगध में सबसे पहले आया राजा बिंबिसार। बिंबिसार मगध का राजा था, शासक। ठीक है, इस बिंबिसार शासक ने
मगध को बड़ा करने के लिए एक पर्टिकुलरली पॉलिटिकल अलायंस को फॉलो किया, जिसको हम लोग कहते हैं मैट्रोमोनियल अलायंस। उसने मैट्रोमोनियल अलायंस की सहायता से अपने मगध को ना केवल पावरफुल बनाया बल्कि उसको दूर तक फैला दिया। देखिए, ये रीजन है मगध का रीजन। एट दैट टाइम जो उसको मिला है, ये मगध का रीजन है। ये जो रीजन है, ये है अंग और कौशल का रीजन है, कौशल के आसपास का रीजन है। इसके अलावा ये रीजन है लिच्छवियों का रीजन है, यहाँ लिच्छवियों का रीजन है। और अगर ये वाला रीजन है तो ये रीजन है कुरु का रीजन है। इसने क्या किया, इसने कौशल, कौशल, लिच्छवी, लिच्छवी और कुरु या मद्र, कुरु या मद्र, इन तीनों क्षेत्रों में से कौशल देवी से शादी की उसने, कौशल देवी से। ही मैरिड विथ कौशल देवी। जब कौशल देवी से उसने विवाह किया तो उसका मगध का जो राइज है वो कहाँ तक फैल गया, इस रीजन तक। यानी अब कौशल का जो रीजन है वो पूरा मगध को मिल गया, तो इसका एनलार्जमेंट हो गया और उसको बहुत सारा एक्सेस तो ऐसे ही डाउरी के रूप में भी मिल गया वहाँ पर। तो ही बिकेम सो पावरफुल बिकॉज नाउ द आर्मी ऑफ कौशला इज गोइंग टू हेल्प टू मगध। अब कौशल की आर्मी मगध राज्य के अंडर में आ गई है और मगध की मदद करने के लिए काम करेगी। एट द सेम टाइम विद द हेल्प ऑफ कौशल he exceed the region of Lichvis and he married with Chelana. He married with Chelana. उसने चेलना से शादी की और उसको कौन सा रीजन मिल गया, ये वाला रीजन भी मिल गया जिसको हम लोग कहते थे लिच्छवी का रीजन मिलता था। आफ्टर लिच्छवीज ही मैरिड विथ शेमा। उसने शेमा से भी विवाह किया एंड शेमा वाज द प्रिंसेस ऑफ मद्र और कुरु। पंजाब और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था मद्र और कुरु का, वहाँ की राजकुमारी थी। तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रोमोनियल अलायंस बिम्बिसारा द रूलर ऑफ हर्यका डायनेस्टी एक्सटेंडेड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ मगध। मगध की पॉलिटिकल बाउंड्री का विस्तार सबसे पहले मगध में बिम्बिसार ने किया। एंड बिम्बिसार की जो डायनेस्टी थी उस डायनेस्टी का नाम था हर्यका डायनेस्टी। हर्यका डायनेस्टी, तो इसको कहते हैं द राइज ऑफ मगध। मगध का विस्तार कैसे उसने शुरू किया, तो मैट्रोमोनियल अलायंस प्लेड वेरी प्रोमिनेंट रोल टू अक्युमुलेट द पावर ऑफ मगध इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर ऑफ बिम्बिसारा। तो बिम्बिसार की पावर को फैलाने के लिए मैट्रोमोनियल अलायंस का यूज किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि उसके वैवाहिक संबंध किस किस के साथ थे। उसके वैवाहिक संबंध कुरु मद्र के साथ थे, कौशल के साथ थे और चेलना के साथ थे। ठीक, तीन लोगों के साथ थे। उसकी फर्स्ट वाइफ थी कहाँ से, कौशल से। सेकंड वाइफ थी चेलना, कौशल देवी, चेलना और यहाँ से शेमा। तो ये इसकी तीसरी वाइफ थी। ओके, अब हम देखते हैं कि मगध में बिम्बिसार के टाइम पर क्या क्या हुआ, फिर आगे वाली डायनेस्टियों के टाइम पर क्या क्या हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, मगध में जो हमको ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण मिले हैं सबसे पहले भद्रथ डायनेस्टी के बारे में। अब भद्रथ डायनेस्टी मगध में इस डायनेस्टी से बहुत पहले शासन करती रही है। हमको सबसे ज़्यादा लिखित जो स्क्रिप्टेड एविडेंस मिले हैं वो मिले हैं हर्यक डायनेस्टी के बारे में। लेकिन बिकॉज ऑफ सोर्सेस एंड बिकॉज ऑफ माइथोलॉजिकल वर्जन एंड डिपिक्शन वी फाउंड अबाउट सम एविडेंस बिलोंग्स टू भद्रथ डायनेस्टी ऑफ मगध। लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी हमको मगध में भरतरथ वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है जिसको हम थोड़ा सा शेयर करेंगे। इस डायनेस्टी का पहले तो पीरियड देख लेते हैं कि डायनेस्टी मगध में कब शासन करती थी। तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज बिटवीन 1700 BC टू 682 BC। 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 682
ईसा पूर्व तक किसका शासन था? ब्रदरथ वंश का शासन था मगध में। ब्रदरथ वंश कहाँ पर था? मगध में। मगध के उसी एरिया में था जहाँ हम लोग अभी समझ रहे थे, जो मगध का रीजन था वहाँ उसी का शासन चलता था। लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत पुराना है, तो इसके बारे में हमको लिखित एविडेंस बहुत कम है। हमारे पास इसके बारे में माइथोलॉजिकल वर्जन ही मिले हैं, यानी पौराणिक कहानियाँ ही इसके बारे में मिलती हैं। ऐतिहासिक प्रमाण इसके बारे में बहुत कम प्राप्त होते हैं। तो इस वंश के बारे में ये कहा जाता है, जैसे इस वंश के फाउंडर कौन थे, ठीक है। तो इस फाउंडर के बारे में अगर मैं बात लिखूं तो फाउंडर इसके भरतरथ ही थे। जो भरतरथ थे वो इसके फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, ठीक है। उन्होंने भरतरथ डायनेस्टी को बनाया। इसका एरिया कहाँ था? मगध का एरिया था, मगध के आसपास, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश के मध्य तक फैला हुआ था, मगध के आसपास। सराउंडिंग ऑफ मगध, सराउंडिंग ऑफ मगध का एरिया था। इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो इन्होंने रानी के नाम पर कैपिटल का नाम रखा था गिरिब्रज, जो आगे भी गिरिब्रज मगध की कैपिटल बनी रही। तो गिरिब्रज इसका राजधानी है। गिरिब्रज इसका राजधानी है। नोटेबल वर्क, नोटेबल वर्क की बात करेंगे तो इन्होंने बस इसको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया था, युद्ध लड़े, यानी अपने रीजन को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े। ऐसा माना जाता है कि इस वंश के शासकों ने महाभारत का युद्ध भी लड़ा है। तो इसका एक नोटेबल वर्जन ये भी मिलता है कि महाभारत से भी इनका संबंध है। महाभारत, महाभारता पीरियड belongs to this dynasty, belongs to this dynasty। महाभारत का संबंध इस डायनेस्टी के शासकों से भी रहा है, ठीक है। अब इसमें आते हैं नोटेबल किंग कौन कौन से रहे। तो एक तो भरतरथ हो गया, इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक आया उसका नाम था जरासंध। जरासंध, जरासंध का नाम आपने महाभारत में सुना होगा। इसी के आधार पर इसको माना गया कि ये महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। और जरासंध को पांडवों में भीम ने कृष्ण की सहायता से मारा था, कृष्ण की सहायता से। तो ये घटना ये बताती है कि ये महाभारत पीरियड से है, कृष्ण की सहायता से इसको मारा था महाभारत को, ठीक है। अगर हम लास्ट रूलर की बात, इसके बाद इसमें और रूलर की बात करेंगे तो इसमें एक रूलर आए थे सुहादेव। सुहादेव, इनको शकुनी ने मारा था। शकुनी किल्ड हिम, इनको शकुनी ने मारा था। और लास्ट रूलर की बात करेंगे तो उसका नाम है रिपुजन्य। उसका नाम था रिपुजन्य। रिपुजन्य वाज द लास्ट रूलर, ठीक है। तो रिपुजन्य लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का। तो इसमें हमको इतना ही पता करना है कि भरतरथ। अब इसके बारे में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि इस डायनेस्टी के जो शासक थे उन शासकों की एक विशेषता है कि इस डायनेस्टी को हम लोग पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों में शामिल करते हैं। इसका पौराणिक महत्व भी है और ऐतिहासिक महत्व भी है, हिस्टोरिकल भी है ये और माइथोलॉजिकल भी है। इट हैज़ बोथ इम्पोर्टेंस, माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल, इसके दोनों ही इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में इतना ही समझना है इस वंश के बारे में। बस इसमें 2-3 शासकों के नाम याद रखिएगा। लास्ट रूलर कौन थे इसके? रिपुजन्य थे। इसके अलावा इसमें फाउंडर कौन थे? भरतरथ थे, ये आपको पता होना चाहिए। जरासंध इसी से संबंधित रूलर हैं और सुहादेव भी इसी से संबंधित रूलर हैं। जरासंध और सुहादेव के संबंध में जानकारी किसी इतिहास की किताब में नहीं बल्कि महाभारत की पुस्तक में ज़्यादा प्राप्त होती है। इसलिए इनको ये माना गया है कि ये जो रूलर थे
ये ऐतिहासिक के साथ साथ पौराणिक रूलर भी थे। तो द डायनेस्टी ऑफ भरतरथा हैज इट्स डिस्क्रिप्शन इन बोथ वर्जन, mythological version also, mythological version and historical version. According the description of Jarasandha and Suhadev in Mahabharata defines that this dynasty and its rulers were mythological heroes. तो उसमें कहा गया कि वो mythological heroes थे, mythological लोग थे, इनका ऐतिहासिक से कम महत्व है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, काफ़ी समय के बाद मगध में एक डायनेस्टी आई जिसका नाम था हर्यक डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। अब इस डायनेस्टी के बारे में हम लोग समझते हैं, हर्यक डायनेस्टी के बारे में। तो हर्यक डायनेस्टी का पहली बात तो फाउंडर पता होना चाहिए। तो फाउंडर मैंने अभी भी बताया था आपको। पहले इसका पीरियड देख लेते हैं हर्यक डायनेस्टी का, कब से कब तक इसने शासन किया है। तो ये था ऑलमोस्ट 545 BC से लेकर के 412 BC तक। तो इस डायनेस्टी का शासनकाल 545 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहा है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 55 और 67 वर्ष तक इस डायनेस्टी ने रूल किया है, यानी 67 वर्षों तक इस डायनेस्टी का शासन देखा गया है। ठीक है। फाउंडर की बात करेंगे तो इसके फाउंडर हमको प्राप्त होंगे बिंबिसार। तो इसके एक तो रूलर हमको प्राप्त हो गए बिंबिसार। ठीक है। दूसरे इसका एरिया देखेंगे तो आपको पता ही है, पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया का रीजन की बात करेंगे तो मगध का रीजन है ना, और राज्यों की बात करेंगे तो आज का बिहार बंगाल का क्षेत्र है, मगध बिहार। ठीक है। तो इस रीजन में इसने इस डायनेस्टी की स्थापना की। राजधानी इसने किसको बनाया? राजधानी इसने बनाया गिरिब्रज को, जो भरतरथ के टाइम से चली आ रही थी। गिरिब्रज ने इसको राजधानी बनाया। हालांकि यहाँ पर इसके बेटे ने इस डायनेस्टी को चेंज भी किया और उन्होंने उस डायनेस्टी को राजगृह भी डायनेस्टी रहा है इसका। तो राजगृह भी डायनेस्टी रहा है इसका। राजगृह के बाद उदयन ने यहाँ पर पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को। तो इस वंश के शासनकाल में मगध की 3 राजधानियां देखी गई हैं, गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र, अलग अलग शासकों के संबंध में। तो इनमें जो गिरिब्रज कैपिटल, राजगृह एंड पाटलिपुत्र, ये 3 कैपिटल हमको प्राप्त हुई हैं। अगर हम नोटेबल वर्क्स की बात करेंगे तो जब यहाँ पर अजातशत्रु राजा आया तो यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कॉल्ड इन 483 BC, यानी 483 ईसा पूर्व में यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति बुलाई गई थी, यहाँ पर आर्यक वंश के शासनकाल में। अगर हम राजाओं की बात करेंगे, नोटेबल कौन कौन है, तो नोटेबल राजा में हमको मिलेंगे बिंबिसार, और नेक्स्ट मिलेंगे हमको अजातशत्रु, और उसके बाद उदयन। ये प्रमुख राजा हमको इस वंश में प्राप्त होते हैं। लास्ट रूलर की बात करेंगे तो लास्ट रूलर का नाम था नागदशक। तो ये है पूरा फैक्चुअल जानकारी हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, एंड हाउ मेनी कैपिटल्स वर यूज्ड बाय द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के शासकों ने किस किस राजधानियों का यूज़ किया है, इस डायनेस्टी के दौरान कौन कौन से बड़े काम हुए हैं। तो बड़े काम में हमको एक ही प्राप्त होता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल हमको प्राप्त हो जाती है, जो पहली यहाँ पर हुई थी 483 BC में। तो ये है मगध का एक ब्रीफ कि मगध में राजा कौन कौन से हुए, मगध में राजधानियाँ कौन कौन सी हुई, मगध में कौन कौन से काम हुए, मगध किस डायरेक्शन में है, मगध के कार्य करने का, मगध में जो सिस्टम था राजतंत्रात्मक वो कैसे चलता था, ये हमको देखना है। और इसका टोटल जो पीरियड है वो है 67 ईयर्स का। इतने समय तक इसने यहाँ पर शासन किया है मगध के शासकों ने। ठीक, अब हम इसके बारे में देखते हैं डिटेल कि इसमें कौन कौन से राजाओं ने काम किया है इस मगध में।
तो इस मगध में हम लोग देखेंगे जो राजाओं ने काम किया है उन काम में हमको प्राप्त हो जाएगा, जैसे अभी लिखा हम लोगों ने, बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में और उदयन के बारे में। इनके बारे में अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाता है कि मगध में कौन कौन से राजाओं ने किस किस वर्ष में किस किस प्रकार से शासन किया है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं महाजनपद पीरियड, और साथ में आता है राइज ऑफ मगध, यानी महाजनपद पीरियड कैसे रहा, वहाँ पर कौन कौन से काम हुए और कैसे हमारा ये पीरियड अस्तित्व में आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं राइज ऑफ मगध। चलिए हम लोग देखते हैं आज के हमने क्या क्या चीज़ों को समझा है। मगध का महाजनपद पीरियड के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से महाजनपद फैले हुए हैं, ये आप इस पे भी देख सकते हैं, जो आपको आसानी से दिख जाएंगे। ठीक, इस पे भी दिखेंगे, जैसे कंबोज है, गंधारा है, तो कंबोज कौन सा था, सबसे नॉर्दर्न एरिया था। अस्मक था जो कौन सा था, सबसे साउथ एरिया था। अंग जो था वो सबसे ईस्टर्न एरिया था। और अगर हम सबसे वेस्टर्न एरिया की बात करेंगे तो वेस्टर्न एरिया के बारे में भी हमको कंबोज ही प्राप्त होगा, ये सबसे वेस्टर्न भी है। ये सब एरिया में फैले हुए महाजनपद थे। उन महाजनपदों में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे काम हुआ, यही हमको देखने हैं। तो हमने उसमें समझा भी था कि जैसे जनपद और महाजनपद में क्या डिफरेंस है। उसके बाद देखा था कि अवंती में राजा कौन था, कौन सी नदी के किनारे है, मगध के बारे में समझा। उसके बाद अस्मक के बारे में समझा। एंड आफ्टर अस्मका वी हैव डिस्कस्ड अबाउट काशी, कुरु, चेदी, इनके बारे में कौन कौन सी रिवर के किनारे हैं, वहाँ पर कौन कौन से काम हुए। नेक्स्ट वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट वज्जी, वत्स एंड मल्ला डायनेस्टीज, और यहाँ पर किन किन लोगों ने कौन कौन से काम किए ये भी समझने की कोशिश की, और किस किस एरिया में फैले हुए हैं। भारत में कौन कौन से महाजनपद हैं, भारत से बाहर कौन कौन से महाजनपद हैं, इनके बारे में समझा। और द नेक्स्ट इज कौन कौन से महाजनपद किन किन राज्यों में हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से काम हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट बिंबिसार, कि कैसे मगध का अस्तित्व में आया, बिंबिसार ने सबसे पहले किस किस पर अधिकार करके, हाउ मेनी एरियाज वर वन बाय बिंबिसार, बिंबिसार ने कौन कौन से एरिया को जीता और कैसे कैसे अपना शासन प्रारंभ किया। उसके बाद मगध पावरफुल हुआ। महाजनपद काल में मगध ऐसा था, हर्यक वंश के टाइम पर ऐसा था, नंद वंश के टाइम पर ऐसा था, और मौर्य वंश के टाइम पर मगध की स्थिति कितनी पावरफुल हो गई थी, ये हम लोगों ने देखा। और मगध में सबसे पहले शासन करने वाला वंश कौन सा था, उसमें कौन कौन से शासक थे, कौन कौन सी राजधानियाँ थीं, फाउंडर कौन थे, लास्ट रूलर कौन थे, ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए हैं इस लेक्चर में। उसके बाद वहाँ हर्यका डायनेस्टी आई। हर्यका डायनेस्टी में क्या क्या नोटेबल है फैक्चुअली वो हमने देखा है। ये था हमारा सेगमेंट उसको समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम महाजनपद पीरियड और उसकी कुछ बारीकियों को समझ पाए जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। आप इन चीज़ों को, आई होप इन चीज़ों को आप ठीक ठीक पढ़ेंगे और उसको याद रखेंगे। किसी भी चीज़ के फैक्चुअल को याद रखने के लिए उसके बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर गुड लिसनर अबाउट टॉपिक, इट मीन्स यू कैन कीप रिमेंबर ऑल द थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम। तो आप चीज़ों को बहुत दूर तक याद रखते हैं। सुना हुआ जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो बहुत समय तक दिमाग में एग्जिस्ट करता है। It is very difficult to be keep remember by studying, while it is quite easy to be keep remember by listening. सुनी हुई चीज़ आपको बहुत समय तक याद रखती है, तो अगर आप सुनते भी हैं उसको ध्यान से तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत मदद करेगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।